The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज के शो में किन विषयों पर हमारा ज़्यादा ध्यान होगा? एक तो लगातार सुप्रीम कोर्ट से दिलचस्प टिप्पणियां आ रही हैं, निर्देश आ रहे हैं सरकारों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे वो आपको बताएंगे। मीडिया की स्वतंत्रता पर क्या टिप्पणी हुई उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एक रस्साकशी पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और जिसका सीधा संबंध हमारे देश से है। ये जो वैक्सीन का पेटेंट है, इसके कानून में ढील, और इसको लेकर कुछ देशों ने रियायत देने की संकेत दिए हैं। इसका हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर, हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शो में देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो बंगाल के मिदनापुर जिले का है, जहां विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया। केंद्रीय मंत्री चुनाव नतीजे के बाद हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर जा रहे थे। खुद मुरलीधरन ने अपने काफिले पर हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें लोग लाठी डंडे ईंट पत्थर से कार पर हमला कर रहे हैं। हमले में मंत्री जी को चोट नहीं आई, ड्राइवर घायल हो गया। घटना के वक्त मंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि मौके पर पुलिस वाले थे, इसके बावजूद हमला हुआ। पुलिस कह रही है घटना की जांच करेंगे। केंद्रीय मंत्री पर हमले की खबर के बाद बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा बताया। सवाल भी किया कि जिस राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं, वहां सामान्य जनता का क्या होगा। आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता। निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनकी उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो, हमारे ही हाथ में। इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी, उसी का वो प्रयोग कर रही है। बीजेपी के सवालों का जवाब देने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। 3 दिन পেরিয়েছে বলা যাবে না, ওটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ছিল। আমরা সুযোগ পেয়েছি, কালকে ওত নিয়েছি বেলা 11টায়, ঠিক আছে? 10:45-এ ওত হয়েছে এবং সন্ধ্যাবেলায় চিঠি এসছে, স্টার্ন অ্যাকশন, এবং আজকে সকালে টিম পাঠিয়ে দিয়েছে। এ আমি জীবনে দেখিনি। বাট ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, গণতন্ত্রের জয় হোক, এসব করে কিছু করা যাবে না। এবং আমি মনে করি কিছু ফেক ভিডিও, কিছু, যেমন কালকে কোনো একজন আমাকে একটা ভিডিও পাঠালো, একজন সিরিয়াস লোক আমাকে একটা নিউজ পাঠালো যে এরকম একটা মেয়েকে বলেছে রেপ করবে। আমি তারপরে পুরো সারা রাত ধরে তাকে সমস্ত খোঁজালাম, সে তার বাড়ি পুলিশকে পাঠালাম। বলছে না না, আমাদের জাস্ট একটা গাছ কেটেছে, আমাদের তো এরকম ধরনের কিছু নেই। তার মানে কি পুরো মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে, স্প্রেড করা হচ্ছে টোটাল মিথ্যে, বাংলার বদনাম করার জন্য। বাংলার মা বোনের সম্মান আমার কাছে হিমালয়ের চূড়ার থেকে উচ্চ, এটা মাথায় রাখবেন। বিজেপি বাংলার মা বোনকে অসম্মান করছে মিথ্যে কথা বলে, এটা ঠিক নয়। যেহেতু বাংলার মহিলারা আমাদের ঢেলে দিয়েছে, উজাড় করে দিয়েছেন, তাই মা বোনদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত অসম্মান আমি মানব না। আর আমি এখনো মনে করি মা বোন মানে মা বোন, এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, এর মধ্যে কোনো রাজনীতির ভেদাভেদ নেই, এর মধ্যে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ নেই, আমরা সবাই সমান। আর কেউ যদি মনে করে নিজের ইন্টারেস্টে গন্ডগোল পাকাবে, দাঙ্গা পাকাবে, সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে। কোনো রকম কাউকে কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেওয়া হবে না। আর মিনিস্টাররা এসে যে প্ররোচনা দিচ্ছেন, প্ররোচনা বন্ধ করুন।
গভর্নমেন্ট নিজে যদি প্ররোচনা দেয় তাহলে সাধারণ মানুষ কি করবে? কেন প্ররোচনা দিচ্ছেন? ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র কয়েকটি জায়গায়, আর 3 তারিখ পর্যন্ত আমি তো আপনাদের বলে দিলাম 16 জন খুন হয়েছে, 16 জন নানা রকম লোকাল প্রবলেম সব মিলিয়ে। তার মধ্যে হাফ আছে, তৃণমূলেরও অর্ধেক মারা গেছে, বিজেপিরও মারা গেছে, সংযুক্ত মোর্চার একজন মারা গেছে। আমি তো কারো মৃত্যুই চাই না, সেই জন্য তো আপনাদের প্রথম কথাটা বললাম, প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা 2 লক্ষ টাকা করে সাহায্য করব। আমি জানি মৃত্যুর পরিবর্তে টাকাটা হয়তো কিছুই নয়, তবুও আমরা গভর্নমেন্ট থেকে রিলিফ দেবো। इसके अलावा ममता बनर्जी ने हिंसा में मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, चाहे वो किसी भी दल के हों। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजनीतिक हिंसा पर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा। केंद्र ने पूछा कि हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए, इसे तुरंत रोका जाए और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाए। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यों की समिति भी बनाई, जो बंगाल में हो रही हिंसा की जांच करेगी। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में देश भर से कुल 4,12,262 मामले दर्ज हुए, जबकि 3,980 लोगों की मौत हुई। पहली बार कोरोना से एक दिन में इतनी ज़्यादा मौतें भी हुई, यानी ये भी एक नया आंकड़ा है रिकॉर्ड के हिसाब से। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से 57,000 सबसे ज़्यादा मामले टॉप पर बना हुआ है। कर्नाटक ये दूसरा बड़ा सेंटर बना है। कर्नाटक से 50,112 का आंकड़ा आया नए संक्रमितों का। केरल से 41,953, यूपी से 31,111 और तमिलनाडु से 23,310 नए मामले। दूसरी सुर्खी पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन ने बनाई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वो 82 साल के थे। 22 अप्रैल को उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। 4 मई को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह उनके बेटे और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने निधन की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बागपत से 6 दफा लोकसभा के लिए चुने गए। राजनीति में आने से पहले कंप्यूटर इंजीनियर थे और अमेरिका में काम करते थे। IIT खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई अमेरिका के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। कई बरस नौकरी और फिर जब पिता की तबीयत खराब रहने लगी 80 के दशक के उत्तरार्ध में, तो वो लौट आए देश और 1986 में पहली बार संसद पहुंचे। तब वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। 1989 में VP सिंह की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रशासक जगमोहन का भी निधन हुआ था। उनके बारे में भी यही सारी तफसीलें थी कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रशासकीय जीवन बिताया। खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पनपने का दौर था, तब के उनके कार्यकाल को लेकर दोनों ही पक्ष विपक्ष की तरफ से टिप्पणियां आई और श्रद्धांजलि भी। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ऑक्सीजन संकट और कोरोना मैनेजमेंट पर सुनवाई हुई। आज केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। साथ में ये भी कहा कि दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए, क्योंकि दिल्ली को तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही होगा। जवाब में केंद्र ने कहा कि ऐसे में दूसरे राज्यों के कोटे में कटौती करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप पॉलिसी बनाने में गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं, क्योंकि हम पॉलिसी बनाने नहीं जाएंगे। कुछ वर्षों के बाद हमें चुनाव में नहीं खड़े होना। इसके अलावा कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर में क्या करना है, इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। युवाओं को वैक्सीनेट करना होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बच्चों को तीसरी लहर में ज़्यादा खतरा है, तो इसे कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल भी नहीं जा सकते। कोर्ट ने मेडिकल स्टाफ को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि आज करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर हैं जो एग्जाम की तैयारी में हैं। 2.5 लाख नर्सें घर में बैठी हैं। ये वही लोग हैं जो तीसरी लहर के समय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। जो लोग लगातार मार्च 2020 से काम कर रहे हैं, उन पर भी थकान और दबाव ज़्यादा है। आपको ध्यान होगा ललन टॉप शो में 2 रोज़ पहले ही हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। चौथी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने की चुनाव आयोग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कहा कि सुनवाई के दौरान जजों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को नहीं रोक सकते। कोर्ट की सुनवाई मीडिया कवरेज,
प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा, हम मीडिया को रिपोर्ट करने से नहीं रोकेंगे। संवैधानिक अधिकारी मीडिया की शिकायत करने की बजाय अपने काम में सुधार लाएं। चुनाव आयोग ने यह याचिका मद्रास हाईकोर्ट की उस मौखिक टिप्पणी के बाद दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। संभवतः हत्या के आरोप के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज किए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी हटाने का सवाल नहीं, क्योंकि वो न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। ये भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी कठोर थी। उन्होंने सलाह दी कि न्यायाधीशों को कुछ संयम भी बरतना चाहिए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 19,55,733 इतने लोगों को कल एक दिन में टीका लगा। ये आंकड़ा देश की कुल आबादी के करीब 0.15% के बराबर है। हर दिन इतने टीके लगे तो एक हफ्ते में जाकर कहीं आबादी का 1% होता है और इसमें पहला डोज और दूसरे डोज का हिसाब अलग है। जितने और लोगों को टीका लगना है वो संख्या कहीं ज़्यादा बड़ी है। देश में टीकाकरण के सबसे बड़े अभियान के बावजूद रोजाना का टीकाकरण का आंकड़ा 20 लाख का औसत पार नहीं कर पा रहा। वजह हम सबको पता है, वैक्सीन की किल्लत। और सबको लगता है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए, पर कैसे बढ़ेगा, इस पर आकर बात अटक जाती है। कोरोना आने से पहले हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा टीके बनाने वाले देशों में से एक था। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत स्थित जो कंपनियां थी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी भी भारत में है। हमारे देश में दर्जनों वैक्सीन बनाने के प्लांट हैं, अनुभवी वैज्ञानिक हैं। ये सब के बावजूद वैक्सीन की कमी से हम जूझ रहे हैं। दुनिया के अमीर देश अपने हर चौथे आदमी को वैक्सीन लगा चुके हैं और हमारे यहाँ हाल ये है कि टीका केंद्रों से लोगों को ये कहकर लौटाया जाता है कि वैक्सीन नहीं है। और फिर यहाँ पर बात आती है एक पहलू की, उस अंतर्राष्ट्रीय कानून की जिसमें ढील दे दी जाए तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई और विकासशील देशों में सस्ती और सुलभ वैक्सीन मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसी अधिकार के तहत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी मर्जी से करार करती हैं, लाइसेंस देती हैं, वैक्सीन की कितनी डोज बननी है ये भी तय करती हैं। जब दुनिया में वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब भी ये कंपनियां अपने पेटेंट पर अड़ी हैं। अमीर देश ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन इकट्ठी कर रहे हैं और विकासशील या गरीब देश इनको वैक्सीन कम या नहीं के बराबर मिल रही है। लेकिन अब अमेरिका जैसे देशों का हृदय परिवर्तन होता दिख रहा है। वो पेटेंट में छूट के पक्ष में आ रहे हैं और संभव है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस पर फैसला भी हो जाए। ये पेटेंट और छूट का पूरा मामला क्या है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, विस्तार से हर पक्ष समझते हैं। पिछले साल कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में कई कंपनियां या संस्थाएं थीं और जैसे ही इनकी वैक्सीन तैयार हुई इन्होंने उसका पेटेंट कराया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पेटेंट पर एक काउंसिल है जिसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं। यहाँ वैक्सीन वाली कंपनियों ने लाइसेंस लिया, जिसका मतलब कि ये वैक्सीन सिर्फ वही कंपनियां बना सकती हैं जिनके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। वैक्सीन बनाने वाली ज़्यादातर विकसित देशों की कंपनियां हैं, तो वैक्सीन की कहाँ कितनी सप्लाई होनी है ये भी इन कंपनियों और इनके देशों की सरकारों के हाथ में आ गया। अमेरिका के उदाहरण से समझते हैं। अकेले अमेरिका में करोड़ों वैक्सीन जमा है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ये सब कंपनियां अमेरिका में वैक्सीन जमा कर रही हैं। मई के आखिर तक फाइजर और मॉडर्ना 40 करोड़ डोज सप्लाई कर देंगी, जुलाई के आखिर तक 60 करोड़, और इस हिसाब से अमेरिका को जितनी ज़रूरत है उससे भी 8 करोड़ ज़्यादा वैक्सीन जुट जाएंगी। वैक्सीन को लेकर इस गैर बराबरी का अंदेशा पहले से था। वैक्सीन राष्ट्रवाद की लगातार बात हो रही थी। पिछले साल के अक्टूबर में ही भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें वैक्सीन के पेटेंट राइट्स को हटाने की मांग की थी। और पेटेंट राइट्स हटाने का मतलब ये कि कंपनियां वैक्सीन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च को साझा करें, गुप्त न रखें। भारत जैसे देश में वैक्सीन बनाने वाली कई लैब हैं, लोग हैं, लेकिन वैक्सीन की रेसिपी नहीं है। तो अगर मॉडर्ना, फाइजर या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की रेसिपी का ट्रांसफ़र करती हैं यानी उस टेक्नोलॉजी का, तो ज़्यादा वैक्सीन बनाई जा सकती है, तेज़ी से बनाई जा सकती है। इससे विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम होगी और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दाम को भी सबकी पहुंच में रखा जा सकेगा और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। और ऐसी दलीलों के आधार पर भारत ने पेटेंट में छूट मांगी, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस प्रस्ताव के विरोध में आए। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने इन देशों की सरकारों के साथ लॉबिंग भी की। पेटेंट के पक्ष में वैक्सीन कंपनियों की 2 दलीलें हैं। पहली ये कि अगर लाइसेंस फ्री कर देंगे तो वैक्सीन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, और दूसरी दलील कि वैक्सीन बनाने के लिए उनका पैसा और रिसर्च लगा है, इसलिए वो अपने पेटेंट का अधिकार नहीं खोएंगे। कुल मिलाकर बात ज़्यादा मुनाफे की थी।
पिछले कई दिनों से मानवाधिकार संगठन और हेल्थ एक्सपर्ट पेटेंट में वेवर के यानी छूट के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। अमीर देशों की सरकारों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने मुहिम चलाई, 700 से ज़्यादा मेडिकल ऑफिशियल्स ने दस्तखत किए। अमेरिका में भी इस तरह की याचिकाएं साइन की गई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और करीब 100 सांसदों ने भी पिटीशन पर दस्तखत किए। अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। 26 अप्रैल को नोबेल विजेता जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडिंग थी, कोविड वैक्सीन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बैरियर बनाना अनैतिक और मूर्खतापूर्ण है। इसके साथ ही भारत की सरकार भी अमेरिका जैसे देशों से इस बारे में बातचीत कर रही थी। इन सब वजहों से बुधवार को अमेरिका ने पेटेंट में छूट का ऐलान किया। अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा गया कि महामारी का ये असाधारण दौर है और इससे निपटने के लिए तरीके भी असाधारण अपनाने होंगे। अमेरिकी सरकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन की समर्थक है, लेकिन इस महामारी को खत्म करने के लिए कोविड वैक्सीन पर पेटेंट में छूट की पक्षधर है और इसे लेकर अमेरिका WTO में नेगोशिएशन करेगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी पेटेंट में छूट पर चर्चा का समर्थन करती अब दिख रही है। बुधवार को WTO में इस पर चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया। जल्द दोबारा चर्चा होगी और अगर पेटेंट में छूट का फैसला होता है तो भारत में वैक्सीन पर सरकारी खर्च और घट जाएगा। अभी तक देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ये 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। तीसरे नंबर पर स्पुतनिक है जिसका करार भारत में रेड्डीज लैब से हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन भी भारत में बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी पेटेंट रुकावट डालता है। कोरोना को लेकर कहा जाता है कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। सब सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि साल भर बाद कोरोना का ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है कि अभी वाले टीके बेअसर हो जाएं। लेकिन इससे पहले अगर हम तेजी से टीकाकरण करते हैं, पूरी दुनिया से कोरोना खत्म करते हैं, तो उन वेरिएंट्स का खतरा कम रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि अमीर देश फिलहाल जिद छोड़ें। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।